हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है आपका चैप्टर नंबर 10 ऑफ जेजे एक्ट, जो है आपका मिसलेनियस पोर्शन। इसके साथ ही हमारा जेजे एक्ट कंप्लीट हो जाएगा आज आपका। ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक रहा आपका जेजे एक्ट का। मिसलेनियस पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ये कवर करता है आपके सेक्शन 90 से सेक्शन 112। सेक्शन 90 से सेक्शन 112 आमतौर पे जो आपके बेयर एक्ट होते हैं उनका मिसलेनियस पोर्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करते हैं जेजे एक्ट के, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके जेजे एक्ट पूछता है वो आपका मिसलेनियस पोर्शन से पूछता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 90, अटेंडेंस ऑफ पेरेंट्स और गार्डियन ऑफ चाइल्ड। बालक के माता पिता या संरक्षण के हाजिरी। अगर कमेटी या बोर्ड को लगता है, कमेटी या बोर्ड को आपका लगता है कि प्रोसीडिंग के अंदर आवश्यकता है प्रेजेंट होने का, उपस्थिति होनी चाहिए माता पिता की या संरक्षण की, यानी पेरेंट्स की और गार्डियन की, तो वो पेरेंट्स और गार्डियन को कॉल करेंगे कि आप आए और प्रोसीडिंग में आप प्रेजेंट रहे। सेक्शन 91, डिस्पेंसिंग विद अटेंडेंस ऑफ चाइल्ड। बालक को हाजिरी से अनुमुक्ति प्रदान करना। अगर हमें लगता है, बोर्ड या कमेटी को आपका लगता है कि चाइल्ड की आवश्यकता नहीं है प्रोसीडिंग के अंदर, तो वो चाइल्ड के प्रेजेंस को मना भी कर सकते हैं। हमें लगता है किसी भी स्टेज पे आपके इंक्वायरी के, जांच के किसी भी स्टेज पे अगर हमको लगता है कि बच्चे की आवश्यकता नहीं है, कमेटी या बोर्ड को लगता है कि अटेंडेंस ऑफ चाइल्ड आपका आवश्यक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिस्पर्स कर देंगे अटेंडेंस ऑफ चाइल्ड, अभी मुक्ति दे देंगे बच्चे को कि उसका वहाँ पे प्रेजेंट होना आवश्यक नहीं है। इंक्वायरी कंटिन्यू इवन इन एब्सेंस ऑफ चाइल्ड। बच्चे की गैर मौजूदगी में भी, बच्चे के एब्सेंस में भी आपकी जो इंक्वायरी है वो वैसे ही चलेगी, वैसे ही कंटिन्यू होगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेयर अटेंडेंस ऑफ चाइल्ड रिक्वायर्ड, और जहाँ पर आपके बच्चे की अटेंडेंस आवश्यकता है, ठीक है, उसका हाजिर होना आवश्यक है, जहाँ पे आपका, वहाँ पे बच्चे को बुलाया जाएगा। और जो उसकी ट्रैवलिंग में जो खर्चा आएगा, ठीक है, ट्रैवलिंग में जितना भी आपका खर्चा आएगा वो बोर्ड, कमेटी या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट आपको देगी। बच्चे को बुलाने में जो खर्चा आया है, ट्रैवलिंग में जो भी खर्चा आया है, वो आपका बोर्ड, कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट आपका पे करेगी। किसके लिए देंगे आप देंगे बच्चे के लिए, या बच्चे के साथ कोई एक अनुरक्षक आएगा उसके लिए भी। बच्चे के साथ जो व्यक्ति आ रहा है, उसका अनुरक्षक आ रहा है, उसके लिए भी आप पेमेंट करेंगे, उसकी भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोर्ड, कमेटी या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट देंगे। जिला बालक संरक्षण एकक। अगला है आपका सेक्शन 92, प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसीज रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग्ड मेडिकल ट्रीटमेंट इन एन अप्रूव्ड प्लेस। किसी अनुमोदित स्थान पर दीर्घकालीन चिकित्सा उपचार की अपेक्षा वाले रोग से पीड़ित बालक का संतानन। क्या किया गया कि बच्चा जो है वो काफ़ी लंबी बीमारी से ग्रसित है आपका, उसको क्या चाहिए, इलाज चाहिए, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको भेज देंगे। तो बच्चे को कहाँ भेजेंगे आप, बच्चे को हम भेज देंगे फिट फैसिलिटी के पास, सुविधा तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त किसी स्थान पर बच्चे को भेज दिया जाएगा। सेक्शन 92। नेक्स्ट आपका सेक्शन 93, ट्रांसफर ऑफ चाइल्ड हु इज मेंटली और इल और एडिक्शन टू अल्कोहल और ड्रग्स। कोई बालक ऐसा है आपका जो मानसिक रूप से बीमार है या अल्कोहल या मादक द्रव्यों का आदी है, ठीक है, मानसिक रूप से बीमार है बच्चा, या फिर वो अल्कोहल या मादक पदार्थों का आदी हो चुका है, तो क्या किया जाएगा, बच्चे को हम रखेंगे। बच्चे को कहाँ रखा जाएगा, बच्चे को रखा जाएगा आपका स्पेशल होम में, ऑब्जर्वेशन होम में, चाइल्ड होम में, इंस्टीट्यूशन में, विशेष गृह में रखा जाएगा, संप्रेक्षण में, बालक गृह में और संस्था में रखा जाएगा। ऐसे बच्चे जो आपके मेंटली इल है, मानसिक रूप से बीमार है, एडिक्ट है अल्कोहल या अदर ड्रग्स की, ठीक है, इन बालकों को यहाँ पे रखा जाएगा। रिमूव सच बालक, और इन बालकों को कहाँ भेज दिया जाएगा आपका, साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में। देखिए क्या हुआ, जो बच्चे यहाँ पे रखे हुए थे आपके, जिन बच्चों को हमने यहाँ पे रखा हुआ था, वो बच्चे पाए जाते हैं आपके मेंटली इल,
एडिक्टेड, तो हम उन बच्चों को यहाँ से निकाल के आपका इस संस्था में भेज देंगे। पहले बच्चों को आप कहाँ रखेंगे? स्पेशल होम में रखेंगे, ऑब्जर्वेशन होम में रखेंगे, चाइल्ड होम या इंस्टीट्यूट में इन बच्चों को रखेंगे, ठीक है। फिर आपको पता लगता है कि बच्चा जो है आपका मेंटली इल है या फिर एडिक्ट है, तो हम बच्चे को वहां से निकाल के कहाँ भेज देंगे? आपका साइकेट्रिक हॉस्पिटल, मनोचिकित्सा अस्पताल में और नर्सिंग होम में बच्चे को भेज दिया जाएगा। अब इनकी डेफिनेशन आप कहाँ देखेंगे? इन हॉस्पिटल और नर्सिंग होम की डेफिनेशन वही है जो आपके मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 बताते हैं। ओके, कमेटी और बोर्ड क्या करेंगे? जब बच्चे को रिलीज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो वो एक सर्टिफिकेट बना के देंगे। जब बच्चे को रिलीज किया जाएगा तो वो सर्टिफिकेट बना के देंगे, आपके प्रमाण पत्र बना के देंगे। ऑर्डर टू रिमूव सच चाइल्ड टू, या फिर बच्चे को कहाँ भेजा जा सकता है? आपका बच्चे को भेजा जाएगा इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स, एकीकृत पुनर्वास केंद्र में। और ऐसी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई और संस्थाएं बनाई हुई है, कोई और इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, तो वहां पे बच्चों को भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन नंबर 94, प्रिजम्पशंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज, आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण। अगर हमें बच्चे की एज डिसाइड करनी है कि बच्चे की उम्र क्या है, क्या वो 18 प्लस है, क्या वो 18 से कम है, 18 से कम साल का है, 16 प्लस है, 16 से कम साल का है, हमें डाउट है कि बच्चे को हम किस कैटेगरी ऑफ एज में रखें, तो ये भी डिसाइड करेगी आपकी कमेटी या बोर्ड। कमेटी या बोर्ड आपके डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन अपीयरेंस। अगर अपीयरेंस से ही, देखने से ही पता लगता है कि बच्चा जो पर्सन है वो चाइल्ड है आपका, तो वो इंक्वायरी करेंगे सेक्शन 14 और 36 के अंदर। सेक्शन 14 में बोर्ड इंक्वायरी करता है आपके, और 36 में कमेटी इंक्वायरी करती है आपकी बच्चे की उम्र देखने के लिए। इसके एविडेंस दिए जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चे की उम्र आपको बतानी है तो आप एविडेंस दे सकते हैं। एविडेंस के रूप में हम क्या स्वीकार करेंगे? आपकी बोर्ड और कमेटी एविडेंस के रूप में क्या स्वीकार करेगी? वो स्वीकार करेगी आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल और मैट्रिकुलेशन, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका है, जो स्कूल में बर्थ सर्टिफिकेट आपका चलता है, जो आयु आपकी स्कूल में लिखवाई हुई है वो मानी जाएगी, या मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10वीं में जो आपके एज आई है वो मानी जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट है ऐसा जो कॉरपोरेशन ने दिया है, निगम ने दिया है, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने दिया है, या पंचायत ने दिया है, ठीक है। इन्होंने अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट आपका इशू किया है तो ये भी आपकी मान्यता मानी जाएगी। अगला है आपका ओसिफिकेशन टेस्ट, यानी अस्थि जांच, मतलब आपकी हड्डियों की जांच करके ये पता लगाया जा सकता है कि कितनी उम्र है पर्सन की, तो ऐसी जांच भी की जाएगी अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको ABCD पॉइंट दिया हुआ है उसी वे में आप एविडेंस भी देंगे। पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा A पॉइंट वालों को, फिर B पॉइंट, फिर C पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन टेस्ट। अगर आपने उम्र निकालने के लिए टेस्ट किया है तो वो 15 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे ऑर्डर आने से 15 दिन में आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की आयु क्या है इसके बारे में निर्धारण आपको 15 दिन में कर लेना है। एज डिटरमाइंड बाय कमिटी और बोर्ड डीम टू बी ट्रू एज ऑफ दैट पर्सन, जो आयु आपकी निर्धारित कर दी है कमेटी और बोर्ड ने, वही उम्र आपकी सच्ची मान ली जाएगी, ठीक है। उसके हम दोबारा से उसको एविडेंस देके गलत साबित नहीं करेंगे। एक बार जो उम्र डिसाइड कर ली बोर्ड और कमेटी ने, वही आपकी आयु मान के केस चलेगा। ओके, हम दोबारा से एविडेंस नहीं देंगे इसको निग्लेक्ट करने के लिए। बोर्ड और कमेटी ने जो एक बार डिसाइड कर लिया वही आपका फाइनल ऑर्डर है। सेक्शन 95, ट्रांसफर ऑफ चाइल्ड टू प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बालक का उसके निवास स्थान की संथांतर क्या किया गया? अब हमने किसी बच्चे को पकड़ा है आपका, तो हम बच्चे को कहाँ भेज सकते हैं? उसके खुद के जिले में भेज सकते हैं। जांच के दौरान ऐसे बच्चा आपका पाया गया है जो आपके जुडिक्शन से बाहर है, बालक अधिकारिता से बाहर स्थान का है, ठीक है। कोई बच्चा आपको ऐसा मिला है जो आपकी जुडिक्शन से बाहर है, तो हम क्या करेंगे? तो बोर्ड और कमेटी आपके इंक्वायरी करने के बाद जब सेटिस्फाइड हो जाती है कि ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड है, बच्चे के हित के लिए ये काम है, तो कंसल्ट करके बच्चे के जो होम डिस्ट्रिक्ट है, बालक का जो गृह जिला है, उससे कंसल्ट करके उस बच्चे को वहां भेज दिया जाएगा। जिस बोर्ड और कमेटी को बच्चा मिला है, जिस बोर्ड या कमेटी को बच्चा मिला है, तो वो बोर्ड और कमेटी उस बच्चे के जिला गृह से बात करके
उस बच्चे को उस इंस्टीट्यूट में भेज देगी। ठीक है। अगर बात आती है आपकी इंटर स्टेट ट्रांसफर, अब बच्चा जो है वो अदर स्टेट का है, बच्चा जो है वो अगर अदर स्टेट का है तो क्या किया जाएगा, तो जब कमेटी बच्चे को हैंड ओवर करेगी, बोर्ड या कमेटी जब बच्चे को अदर स्टेट में भेजेगी, तो पहले वो परमिशन लेगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से आपकी परमिशन लेगी और बच्चे को भेजा जाएगा कहाँ पे, होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ चाइल्ड, बाल गृह जिले में भेजा जाएगा, या फिर उसकी राजधानी नगर में उसको भेजा जाएगा। कैपिटल सिटी में भेज देंगे बच्चे को या फिर उसके जिले में भेज देंगे, और जो डिसीजन होगा ये आपका, वो आपका फाइनल होगा। जो डिसीजन होगा ये वो फाइनल होगा। जब बच्चे को भेजा जाएगा तो उनके साथ एक एस्कॉर्ट भी भेजा जाएगा। ठीक है, अनुरक्षा आदेश देके बच्चे के साथ एक ऑफिसर भेजेंगे आप। ऑफिसर कौन है आपका, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का कोई ऑफिसर आप बच्चे के साथ भेजेंगे टू एस्कॉर्ट चाइल्ड, बालक की अनुरक्षा के लिए। और ये ऑर्डर आप 15 दिन में देंगे। ठीक है, 15 दिन का जो ऑर्डर मिले, ऑर्डर से 15 दिन के अंदर वो व्यक्ति आपका बच्चे के साथ जाएगा अदर उसके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे उस बच्चे को ट्रांसफर किया गया है वो। वहीं अगर एक गर्ल चाइल्ड की बात आती है, एक गर्ल चाइल्ड की जब बात आती है तो वीमेन पुलिस ऑफिसर को अनुरक्षा में भेजा जाएगा। बच्ची के साथ आपकी महिला पुलिस ऑफिसर जाएगी। ठीक है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट अगर आपके अवेलेबल नहीं है, हमने यहाँ पे बात की ना ऊपर कि आप क्या भेजेंगे, आप भेजेंगे विशेष पुलिस एकक को। अब यहाँ पे पुलिस एकक आपका प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पुलिस एकक आपका प्रेजेंट नहीं है, तो क्या किया जाएगा, तो फिर हम किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे आपका इंस्टीट्यूशन वेयर द चाइल्ड इज टेम्पररी स्टेइंग। उस संस्था को बोला जाएगा जहाँ पे बच्चा अस्थायी रूप से रह रहा है, उसका कोई मेंबर आपका बच्चे के साथ भेज दिया जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या करेगी, किसी मेंबर को बच्चे के साथ भेज देगी। ये प्रोवाइड कराएगी आपका एस्कॉर्ट, अनुरक्षा ये प्रोवाइड कराएगी। ट्रैवलिंग अलाउंस कौन देगा, ट्रैवलिंग अलाउंस टू एस्कॉर्ट स्टाफ फॉर द चाइल्ड, जो बच्चे के साथ जा रहा है उन व्यक्ति को भी आपका ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, भत्ता दिया जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट सेक्शन 96, ट्रांसफर ऑफ चाइल्ड बिटवीन, ट्रांसफर ऑफ चाइल्ड बिटवीन चिल्ड्रन होम्स और स्पेशल होम्स, फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब आपको बच्चे को भेजना है किसी अन्य पार्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है, बालक का भारत के विभिन्न भागों में बाल गृह हो, विशेष गृह, उचित सुविधा तंत्र या योग्य व्यक्तियों का संतान। क्या करना है, बच्चे को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट आपकी रिकमेंडेशन देगी किसी बोर्ड या कमेटी को, ऑर्डर करेगी ट्रांसफर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार आपका बोर्ड या कमेटी को कहेगी कि आप ट्रांसफर कीजिए। कहाँ से ट्रांसफर कीजिए, चिल्ड्रन होम से, स्पेशल होम से, फिट फैसिलिटी, फिट पर्सन से, बाल गृह, विशेष गृह, उचित सुविधा तंत्र, योग्य व्यक्तियों, यहाँ से बच्चों को ट्रांसफर किया जाएगा। कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, टू होम, या तो उसके घर पे या किसी अन्य फैसिलिटी पे। ठीक है, या तो उसके घर पे ट्रांसफर किया जाएगा या फिर राज्य के किसी और फैसिलिटीज में उसको बच्चे को भेज दिया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ चाइल्ड, ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, इनके बीच में होगा सिमिलर होम्स। देखिए, अगर बच्चा आपका ऑब्जर्वेशन होम में है तो उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाएगा। ठीक है, इसका बच्चा अगर आपका सिमिलर होम में है तो सिमिलर होम में आप भेजेंगे, ऑब्जर्वेशन होम में रहता है तो ऑब्जर्वेशन होम में भेजेंगे, फिट फैसिलिटी में है तो फिट फैसिलिटी में ही भेजेंगे, या फैसिलिटीज में भेजेंगे या किसी पर्सन को भेजेंगे। विद इन सेम डिस्ट्रिक्ट शैल बी कम्पिटेंट टू इशू ऑर्डर्स। और क्या भेजा जाएगा, अगर सेम जिले में भेजना है तो वो आपका इशू को ऑर्डर्स को मानने के लिए कम्पिटेंट होना चाहिए। अगर आपको अपने राज्य से बाहर भेजना है बच्चे को, राज्य से बाहर बच्चे को अगर भेजना है तो आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद ही आप क्या करेंगे, अपने राज्य से बाहर किसी बच्चे को भेज सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखते हैं, प्लेस ऑफ सेफ्टी में जब बच्चा रहता है या ऑब्जर्वेशन होम में जब वो बच्चा रहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रहेगा। हमने कुछ टाइम फिक्स किया था कि इतने टाइम तक ही ये बच्चा आपका यहाँ रहेगा। ठीक है, कुछ टाइम तक ही उस बच्चे को प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। प्लेस ऑफ सेफ्टी में आप कब भेजते हैं, जब बच्चे ने कोई अपराध किया है, अपराध किया तो कुछ अवधि के लिए हमने बच्चे को प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा है। तो इन्होंने कहा कि जब वो बच्चा आपका रह रहा है किसी और इंस्टीट्यूट में रहता है,
ट्रांसफर करने से पहले, तो जो ट्रांसफर किया हुआ उसके अंदर आपका टाइम इंक्रीज नहीं किया जाएगा, मतलब टाइम आपका सेम ही रहेगा। अगर बच्चे को 30 दिन के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजना था तो ट्रांसफर के दौरान भी उसको 30 दिन ही दी जाएगी, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो वो टाइम आपका बढ़ेगा नहीं बच्चे का, वो टाइम जो ऑर्डर में आ गया है वही टाइम आपको फॉलो करना है। जो टाइम आपका ऑर्डर में आ गया है प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखने का, वही टाइम आपको फॉलो करना है, वो टाइम को बढ़ाया नहीं जाएगा सिर्फ ट्रांसफर के मैटर में। ओके। सेक्शन 97, रिलीज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट। अब क्या किया गया, किसी बच्चे को आपको संस्था से निर्मुक्त करना है, ठीक है, उस बच्चे को रिलीज करना है। तो रिलीज कैसे किया जाएगा, किसी किसी चाइल्ड को अगर रखा गया है चिल्ड्रन होम में, स्पेशल होम में, किसी बच्चे को अगर रखा गया है आपका चिल्ड्रन होम में या स्पेशल होम में, तो क्या किया जाएगा, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, ठीक है। किसी बच्चे को रखा है चिल्ड्रन होम में या स्पेशल होम में, तो एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। रिपोर्ट कौन बनाएगा, आपका प्रोबेशन ऑफिसर, सोशल वर्कर, गवर्नमेंट या एनजीओ। इन चारों में से कोई भी आपकी रिपोर्ट बना के देगा कि इस कंडीशन पे ही बच्चे को रिलीज किया जाएगा। ये रिपोर्ट में आपके कंडीशंस डिफाइन करेंगे कि किस कंडीशन में बच्चे को रिलीज किया जाए, तो इसी कंडीशन पे बच्चे को रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो बच्चा है, अगर चाइल्ड को कंडीशन पर छोड़ा जाता है और चाइल्ड शर्त को पूरी करने में फेल हो जाता है, तो क्या किया जाएगा, हम दोबारा से बच्चे का चार्ज ले लेंगे, ठीक है। हम दोबारा से बच्चे का क्या ले लेंगे, चार्ज ले लेंगे। दोबारा देखिए, अगर किसी बच्चे को रिलीज करना है इंस्टीट्यूट से, तो पहले उस बच्चे की रिपोर्ट बनाई जाएगी। रिपोर्ट कौन बनाएगा, प्रोबेशन ऑफिसर, सोशल वर्कर, गवर्नमेंट एंड एनजीओ। ये चारों में से कोई भी आपके बच्चे की रिपोर्ट बनाएगा और बताएगा कि इस कंडीशन पे आपको बच्चे को छोड़ना है। जिस कंडीशन पे बच्चे को छोड़ा गया है, अगर बच्चा वो कंडीशन फॉलो नहीं करता है, तो बच्चे को हम दोबारा पकड़ के लेके आ सकते हैं, दोबारा उस इंस्टीट्यूट में बच्चे को डाला जा सकता है। वीडियो पोस्ट करके भी इसको पढ़ लीजिए अगर आपको भी डाउट है तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलीज ऑन टेम्पररी बेसिस। अगर आप बच्चे को कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, अगर आपने बच्चे को कुछ समय के लिए रिलीज किया है, तो जो टाइम है, टाइम ड्यूरिंग child is not present shall be deemed to a part of time which is liable to be kept in child or special home। अब क्या हुआ कि बच्चे को रखना था आपको 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए आपको बच्चे को रखना था प्लेस ऑफ सेफ्टी में, और 30 डेज में आपने 10 डेज की उसको छुट्टी दे दी, मतलब 7 डेज की, आप मान लो आपने उसको छुट्टी दे दी 7 डेज की, ठीक है। उस बच्चे को आपने हॉलीडे दे दिया, तो जो 30 डेज में 7 डेज भी आपका इंक्लूड है, मतलब पीछे कितना बच गया, 23 डेज। तो ये 23 डेज के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहेगा। इन्होंने ये कहा गया कि जिस दौरान ये बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो दिन भी काउंट होंगे आपके, जब हम प्लेस ऑफ सेफ्टी का, मतलब कि जब हमने इंस्टीट्यूशन का कंप्लीट टाइम देखना है। कंप्लीट टाइम में बच्चा जिस दिन प्रेजेंट नहीं है, वो टाइम भी आपका काउंट होगा, अगर आपने कुछ टाइम के लिए बच्चे को छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है तो, ठीक है। चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, अगर चाइल्ड जो है कंफ्लिक्ट विद लॉ है, ऐसा बच्चा फेल हो जाता कंडीशन मानने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस बच्चे को पकड़ के लेके आएंगे और फिर पीरियड उतना ही लगाया जाएगा जितना कि वो बच्चा रिलीज किया गया था। ये भी देखिए, एग्जाम्पल देखिए, समझ आ जाएगा आपको। वही सेम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि क्या हुआ, हमने बच्चे को रिलीज किया 7 डेज के लिए, ठीक है, पीछे बच गए 23 डेज। तो इन 7 डेज के लिए जब हमने बच्चे को रिलीज किया, इस बच्चे ने कंडीशन की पालना नहीं की, जिस कंडीशन पे छोड़ा गया था उसने उसको फेल कर दिया है, तो अब ये 7 डेज हम माइनस नहीं करेंगे, ये 7 डेज हमने माइनस नहीं करेंगे, हम कहेंगे अभी भी बच्चे के 30 डेज पड़े हैं डिटेंशन के, ठीक है, डिटेंशन के निरुद्ध रहने के बच्चे के अभी भी 30 दिन पड़े हैं, क्योंकि इन 7 डेज में बच्चे ने पालना नहीं की थी कंडीशन की। तो हम क्या करेंगे, हम उतना ही टाइम बच्चे को, इक्विवेलेंट टाइम हम बच्चे को दोबारा दे देंगे, प्लस कर देंगे वो टाइम आपका बच्चे का उसके डिटेंशन में, निरुद्ध में, उस समय का जिसके लिए वह संस्था में रहने जाने का अभी भी भागी है, ऐसे सफलता के कारण समाप्त हुए समय के बराबर समय पर विस्तार किया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 98, लीव ऑफ एब्सेंट टू चाइल्ड प्लेस इन इंस्टीट्यूट। क्या करेंगे, हम बच्चे को कुछ छुट्टियां देंगे, लीव देंगे। अब लीव क्यों देंगे, किस लिए देंगे, क्या कंडीशन है आपकी, क्या पॉइंट्स है कि बच्चे को उन पॉइंट्स पे हम छुट्टियां दे सकते हैं। कोई कमेटी या बोर्ड आपकी
लीव परमिट करेगी, ठीक है। परमिट करने की ड्यूटी किसकी है? कमेटी या बोर्ड आपके बच्चे की छुट्टियां निर्धारित करेगी। स्पेशल ओकेजन होना चाहिए, जैसे बच्चे के एग्जाम आ गया, किसी रिलेटिव की शादी है, किसी परिजन या मित्र की मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है कोई सीरियस, या बच्चों के जो माता पिता है उनको बीमारी हो गया, सीरियस बीमारी है या एक्सीडेंट हो गया, कोई अन्य इमरजेंसी आ गई है इसी नेचर की, इसी प्रवृत्ति की आपकी कोई अन्य इमरजेंसी आ गई, तो बच्चे को हम उस टाइम के लिए लीव दे देंगे। और जब आप बच्चे को लीव देंगे तो उसको सुपरविजन में रखा जाएगा, ठीक है, उसको पर्यवेक्षण में रखा जाएगा। जनरली जो आप लीव देंगे वो 7 डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कितने आपको लीव देनी है? 7 डेज की ही लीव देनी है। इसलिए जितनी बार मैंने एग्जांपल लिया था मैंने 7 डेज लिखे थे, ठीक है, क्योंकि हमें बच्चों को 7 डेज का ही आप पहली बार क्या दे सकते हैं, हर टाइम आपको 7 डेज का ही देना है बच्चे की छुट्टी। पहले 7 डेज की देंगे, अगर लगता है आपको कि और देनी है तो फिर मैक्सिमम 7 डेज की और दे सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एक बार 7 डेज की देनी है एक बारी में। इसके अंदर आपकी जर्नी का टाइम हटाया हुआ है, उसको घर जाने में 2 दिन लगते हैं, तो वो 2 दिन आप क्या करेंगे? हटा देंगे, वो 2 दिन आपके इन 7 डेज में इंक्लूड नहीं होंगे। अगला है टाइम ड्यूरिंग चाइल्ड इज एब्सेंट। ऐसा टाइम कि बच्चा आपका एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो क्या किया जाएगा? डीम पार्ट ऑफ टाइम। इसे क्या माना जाएगा? इस टाइम को आपका इंक्लूड माना जाएगा टोटल टाइम के अंदर, ठीक है। जो टाइम बच्चे को डिटेंशन के लिए दिया गया था वो टाइम के अंदर ये टाइम आपका इंक्लूड होगा। लाइबल टू बी इन चिल्ड्रन होम्स। जिस टाइम के लिए वो बच्चा लाइबल था आपका चिल्ड्रन होम्स में रहने के लिए, वो टाइम आपका इसके अंदर इंक्लूड होगा। अगर बच्चा मना कर देता है आने के लिए, बच्चा आने के लिए मना कर देता है या फेल हो जाता है, ठीक है, असफल रहता है वापस आने के लिए, वो आता ही नहीं है, तो क्या किया जाएगा? उसकी छुट्टियां है वो खत्म कर दी जाएगी, अवधि को हटा दिया जाएगा, परमिशन उसकी रिवोक कर दी जाएगी, फोर्फिट कर दी जाएगी, ठीक है, प्रतित संग्रहित कर दी जाएगी, संपाहित कर दी जाएगी, ठीक है। ये कर दिया जाएगा, बच्चे की छुट्टियां हमने परमिशन कैंसिल कर दी, छुट्टियां कैंसिल कर दी। हम बच्चे का चार्ज दोबारा ले लेंगे एंड टेक बैक टू कंसर्न होम, और उसे कहाँ भेज देंगे? उसी इंस्टीट्यूट में भेज देंगे जहाँ से उस बच्चे को रिलीज किया गया था। ओके। अगर चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ है, वो आने से मना कर देता है, तो जो टाइम उसने छुट्टियों में बिताया है वही टाइम उसको दोबारा से डिटेंशन में रहना पड़ेगा, ठीक है, उतना टाइम उसको डिटेंशन में रहना पड़ेगा। हम ये टाइम उसका माइनस नहीं करेंगे। अगर चाइल्ड कंफ्लिक्ट विथ लॉ वाला बालक है, वो मना कर देता है दोबारा आने से। कंसेप्ट वही है, बातें वही है, बस सेक्शन अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लिखा हुआ है, पर बात वही है आपकी, ठीक है। सेक्शन 99, रिपोर्ट टू बी ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियल। जो भी बच्चे की रिपोर्ट आपने बनाई है, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे के माता पिता कौन है, बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, सर्कमस्टांसिस क्या थे जब बच्चे ने ऑफेंस किया, तो जो भी रिपोर्ट आपने बनाई है बच्चे के बारे में वो सारी आपकी क्या रखी जाएगी? कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। बालक से रिलेटेड रिपोर्ट है, कमेटी की कोई रिपोर्ट है, बोर्ड की कोई भी रिपोर्ट है, तो वो सारी रिपोर्ट आपकी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, उसका वो गोपनीय रखी जाएगी, ठीक है। कमेटी को अगर लगता है कम्युनिकेट करना चाहिए किसी अन्य, मतलब कि कमेटी को लगता है कि इस रिपोर्ट को हमें किसी को बताना चाहिए, बच्चे के बेनिफिट के लिए है कि हम ये रिपोर्ट आपकी बताएं, तो वो किसको बता सकती है? अन्य किसी समिति को बता सकती है, बोर्ड को बता सकती है, बालक को, बालक के माता पिता को, बालक संरक्षण को, इनको बता सकती है, ठीक है, इनको कम्युनिकेट कर सकती है अगर लगता है कि ये बच्चे के हित में है। तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एविडेंस देने के लिए, आप एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपको रिपोर्ट की कोई बात सही नहीं लगती है। तो विक्टिम जो है, जो पीड़ित है, वो क्या कर सकता है? वो ले सकता है, शैल नॉट डिनाइड एक्सेस टू देयर, वो क्या कर सकता है? उसका एक्सेस है, वो अपनी केस रिकॉर्ड ले सकता है, ऑर्डर ले सकता है और रेलिवेंट पेपर ले सकता है, ठीक है। जो पीड़ित है, पीड़ित को उस मामले की अभिलेख, आदेशों और सुसंगत कागज पत्रों तक पहुंचने से इनकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। विक्टिम ये सब चीजें ले सकता है आपकी। सेक्शन 100, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर किसी व्यक्ति ने सद्भावना में आके काम किया है, कौन व्यक्ति है वो? अगर आपकी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, या कोई अन्य व्यक्ति जो इनके निर्देशों पे काम कर रहे थे, तो इन किसी पे भी आपका सूट नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा और ना ही आपकी लीगल प्रोसीडिंग होगी अगर इन्होंने गुड फेथ में काम किया है। तो सेक्शन 101, सेक्शन 101 आपको बताता है अपील के बारे में।
स्टूडेंट इसके अंदर आपके कई माइनर पॉइंट्स है, अलग अलग चीजों की अपील अलग अलग कोर्ट में जा रही है, ठीक है। तो आप एकदम ध्यान से देखना कि किसकी अपील कहाँ जाती है, इससे आपके क्वेश्चंस काफी अच्छे बन सकते हैं। तो कहा गया कि अपील कब होगी, पहला पॉइंट कि अपील कब करेंगे आप। तो अपील करेंगे आप 30 डेज फ्रॉम सच ऑर्डर्स, जिस दिन आपका ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर आपकी अपील की जाएगी। अगर ऑर्डर आपके बोर्ड या कमेटी ने दी है, बोर्ड या कमेटी ने आपका कोई ऑर्डर दिया है, तो हम अपील में किसके पास जाएंगे, हम अपील में जाएंगे चिल्ड्रन कोर्ट के पास, ठीक है। बोर्ड या कमेटी ने कोई ऑर्डर दिया है, अपील किसके पास होगी, चिल्ड्रन कोर्ट के पास होगी। वही अगर कमेटी ने अगर आपका इन मैटर्स पे ऑर्डर दिया है, कमेटी ने अगर आपका इन मैटर्स पे ऑर्डर दिया है, फोस्टर केयर के मैटर में, स्पॉन्सरशिप, आफ्टर केयर, अगर इन 3 पॉइंट्स पे कमेटी ने आपका कोई ऑर्डर दिया है, तो अपील जो है वो जाएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिला मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। पोषण देखरेख, प्रायोजकता और पश्च देखरेख में अगर आपका ऑर्डर दिया गया है कमेटी के द्वारा, तो अपील आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है आपका और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो 30 दिन के अंदर आपकी अपील जब सुनेंगे तो वो सफिशिएंट कोर्स देखेंगे। जब आपके कोर्ट ऑफ सेशन ने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपील सुनी है, 30 दिन के अंदर सुनी जाएगी अपील आपकी, तो वो देखेंगे कि क्या सफिशिएंट कारण रहा है इस ऑर्डर के आने का, तो वो ये बात चेक करेंगे। अगला है आपका सेक्शन 101 सब सेक्शन 2, अपील का ऑर्डर अगर दिया है बोर्ड ने अगर ऑर्डर दिया है आपको, ऑर्डर किस में आया है, ऑर्डर आया है आपका प्रीलिमिनरी असेसमेंट में। ऑर्डर अगर आया आपका प्रीलिमिनरी असेसमेंट में, जो अंडर सेक्शन नंबर 15 में अगर जो हम करते हैं असेसमेंट करते हैं, उसके अंदर कोई ऑर्डर आया है आपका, तो अपील किस में जाएगी, अपील जाएगी आपकी कोर्ट ऑफ सेशन के पास, सेशन न्यायालय के पास आपकी अपील भेजी जाएगी। वही कहा गया कि किसी भी मैटर की अपील नहीं होगी, अपील नहीं की जाएगी अगर ऑर्डर आपका इक्विटल का है, दोष मुक्ति का अगर आपने ऑर्डर दिया है, तो ऐसे ऑर्डर की फिर आपकी अपील नहीं होती है। और ऑर्डर दिया किसने, बोर्ड ने दिया है, ठीक है। ऑर्डर आपका अगर बोर्ड ने दिया है, तो आपकी इस मैटर्स की क्या नहीं होगी, अपील नहीं होगी। लेकिन मैटर अगर आपका हीनियस ऑफेंस का है, जो बच्चे ने किया है, जो 16 साल से ज्यादा का है या 16 साल का है, तो फिर आप अपील में जा सकते हैं। नॉर्मल मामले में अगर आपने इक्विटल दे दिया है, बोर्ड ने अगर इक्विटल दिया है, तो उसकी अपील नहीं होती है। वहीं पे अगर हीनियस मामला है आपका, तो अपील में आप जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसी भी प्रकार की सेकंड अपील आपकी नहीं होगी। कोर्ट ऑफ सेशन का जो ऑर्डर आया है, सेशन न्यायालय का जो ऑर्डर है, उसका आप सेकंड अपील नहीं करेंगे, ठीक है। सेशन न्यायालय के ऑर्डर्स की सेकंड अपील नहीं होती, मतलब अपील की अपील नहीं होगी आपकी। ऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन कोर्ट्स, अगर चिल्ड्रन कोर्ट ने, बालक न्यायालय ने कोई ऑर्डर दिया है, तो अपील किसके पास जाएगी, हाई कोर्ट के पास, तो फिर अपील में आप जाएंगे हाई कोर्ट के पास। वही अगर व्यक्ति कोई पीड़ित है आपका ऑर्डर ऑफ एडॉप्शन से, ठीक है, दत्तक ग्रहण का कोई ऑर्डर है, एडॉप्शन का कोई ऑर्डर है, उससे कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो पीड़ित व्यक्ति का किसके पास जाएगा, डीएम के पास जाएगा, ठीक है। तो अपील आपकी डीएम के पास जाएगी, अपील 30 दिनों में जाएगी। पहला क्या हुआ, पहले व्यक्ति जाएगा ऑर्डर की अपील लेके डीएम के पास, फिर डीएम की भी और इसकी अपील हो सकती है, जिला मजिस्ट्रेट की अपील भी कहाँ पे होगी, जिला मजिस्ट्रेट की अपील होगी 30 दिन के अंदर, किसके पास होगी, ये होगी आपकी डिवीजन कमीशन के पास, ठीक है। प्रभागीय आयुक्त के पास आपकी अपील की जाएगी। तो क्या हुआ, एडॉप्शन में पहली अपील डीएम के पास, डीएम की अपील डिवीजन कमीशन के पास, ठीक है। अगला है कोई अपील ऐसे आई है, हर अपील का निपटारा आपका 4 हफ्ते में हो जाना चाहिए। जिस दिन आपने अपील लगाई है, उस अपील के 4 हफ्ते में, मतलब 1 महीने में आपका निपटारा हो जाना चाहिए अपील का। वहीं कहा गया कि अगर मान लीजिए कहीं पे आपका डिवीजन कमीशन नहीं है, प्रभागीय आयुक्त आपका नहीं है, तो क्या किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट या आपकी यूटीज क्या करेंगे, नोटिफिकेशन में वैसे ही ऑफिसर अपॉइंट करके देंगे आपको, जो कि डिवीजन कमीशन का है। डिवीजन कमीशन की रैंक का कोई अन्य ऑफिसर है आपका, तो वो ऑफिसर आपका काम करेगा डिवीजनल कमिश्नर का। डिवीजनल कमिश्नर की रैंक का कोई अन्य ऑफिसर अगर आपका है, तो वही काम करेगा डिवीजनल कमिश्नर का आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
सेक्शन नंबर 102 रिवीजन, पुनरीक्षण। ठीक है, रिवीजन क्या होता है? पुनरीक्षण। रिवीजन के लिए आपको पता है हम हमेशा हाई कोर्ट के पास जाते हैं। रिवीजन आप किसी भी एक्ट में पढ़ेंगे तो हम हमेशा रिवीजन के लिए हाई कोर्ट के पास जाते हैं। हाई कोर्ट क्या करेगी? हाई कोर्ट या तो खुद से या किसी एप्लीकेशन से रिवीजन करेगी। हाई कोर्ट या तो खुद के सर्व प्रेरणा से करेगी, ऑन मोशन से करेगी, या किसी एप्लीकेशन से वो क्या करेगी? रिवीजन करेगी। वो किसी भी प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड्स मंगा सकते हैं, कमेटी से, बोर्ड से, चिल्ड्रन कोर्ट से या कोर्ट से, इनमें से किसी से भी इनके रिकॉर्ड्स मंगा सकते हैं। ठीक है, क्या चेक करने के लिए कि जो ऑर्डर है आपका वो लीगल है या प्रोप्राइटरी है। इस बात को चेक करने के लिए, ऑर्डर्स क्या आपके लीगल है, इस बात को चेक करने के लिए रिवीजन की जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन हाई कोर्ट पहले क्या करेगी? ऑर्डर देने से पहले वो सुनेगी, जो आपकी पर्सन है उनको सुना जाएगा, फिर ही ऑर्डर दिया जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट आपका सेक्शन 103 प्रोसीजर इन इंक्वायरी अपील रिवीजन प्रोसीडिंग। आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे? तो आप सीआरपीसी फॉलो करेंगे। सीआरपीसी या बीएनएसएस आप फॉलो करेंगे, और समन मामले में जैसे वहाँ पे काम होता है वैसे काम यहाँ पे किया जाएगा। बीएनएसएस या सीआरपीसी आप फॉलो करेंगे, समन मामले का आप क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। वहीं अपील या रिवीजन के लिए भी आप बीएनएसएस देखेंगे, सीआरपीसी देखेंगे। सेक्शन 104 पावर ऑफ कमिटी बोर्ड टू अमेंड इट्स ऑर्डर। कोई भी बोर्ड, कोई भी कमेटी आपकी क्या कर सकती है? अमेंडमेंट कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। वहीं बोर्ड अगर अमेंड करिए तो उसको 2 मेंबर आपके होने चाहिए। बोर्ड जब आपके अमेंडमेंट करेगी तो वहाँ पे 2 व्यक्ति आपके होने चाहिए, जिसमें से एक आपका प्रिंसिपल मेंबर मैजिस्ट्रेट होना चाहिए। कमेटी अगर कोई अमेंडमेंट करती है तो मिनिमम आपके 3 मेंबर वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, बोर्ड अमेंडमेंट करेगी 2 मेंबर, कमेटी अमेंडमेंट करेगी तो मिनिमम 3 मेंबर आपके होने चाहिए। वहीं पे अगर कोई आपकी क्लैरिकल मिस्टेक आती है, एरर आता है या फिर ओमिशन होता है, तो वो खुद से या किसी एप्लीकेशन से भी अमेंडमेंट कर सकती हैं। ठीक है, ऑन मोशन से भी या एप्लीकेशन से भी आपकी अमेंडमेंट की जा सकती है। सेक्शन 104 पावर ऑफ कमिटी ऑफ बोर्ड टू अमेंड इट्स ओन ऑर्डर। एप्लीकेशन रिसीव्ड होने के बाद आप क्या करेंगे? अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये दोबारा वहीं रिपीट हो गया। ठीक है, उसका मतलब कि आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 105 जुवेनाइल जस्टिस फंड, किशोर न्याय विधि निधि, नहीं विधि, ठीक है, निधि होना चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिए आपके बेर एक्ट में क्या लिखा हुआ वहाँ पे। जुवेनाइल जस्टिस फंड क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट आपका क्रिएट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आपका क्रिएट करेंगे वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड के लिए कोई फंड आपका, जिसमें क्या कर सकते हैं? फंड कैसे दिए जाएंगे? या तो वॉलेंटरी फंड दिए जाएंगे, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन से फंड इसके अंदर आएंगे, या सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, व्यक्ति वॉलेंटरी डोनेशन करेंगे, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, या सब्सक्रिप्शन से आपके इसके अंदर फंड आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट इस पे क्या करेगी? निगरानी रखेगी। प्रशासन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इस पे प्रशासन करेगा। सेक्शन 106 स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट आपकी बनाई जाती है। कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, हर जिले में आपकी ये यूनिट्स बनाई जाएगी। सेक्शन 107 जो आपकी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस यूनिट, अभी तक हमने जितनी बार भी देखा है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस यूनिट और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कहाँ पे बनती है? सेक्शन 107 में इसका गठन किया जाता है। हर पुलिस स्टेशन में आपका एक ऑफिसर होगा। ठीक है, जो आपके एएसआई से नीचे पद का नहीं होता। हर पुलिस स्टेशन में आपका एक ऑफिसर होगा जो एएसआई से नीचे का पद का नहीं होगा, वो आपका चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होगा या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होगा। स्टेट गवर्नमेंट आपका क्या करेगी? हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में इसको अपॉइंट करेगी। हेड किया जाएगा डीएसपी के द्वारा, उप पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसको हेड किया जाएगा, या उससे ऊपर के पद का कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा इसको हेड किया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? सारे पुलिस ऑफिसर होंगे प्लस 2 आपके सोशल वर्कर होंगे, जिसमें से एक महिला होगी। सारे पुलिस ऑफिसर, 2 सोशल वर्कर और एक आपकी महिला। इसमें आपके इंक्लूड है, कौन इंक्लूड है इसमें? आपके रेलवे पुलिस भी आपके इसमें आएंगे। ठीक है, रेलवे पुलिस भी आपके इसके अंदर इंक्लूड होंगे। एक बार आप देख लीजिए गठन कैसे होना है। सारे पुलिस ऑफिसर प्लस 2 सोशल वर्कर्स, जिसमें से एक महिला, और रेलवे पुलिस भी इसमें आपके इंक्लूड होगी। ओके, अगला है पॉइंट आपका सेक्शन 108
पब्लिक अवेयरनेस कौन फैलाएगा? पब्लिक अवेयरनेस लोक जागरूकता कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपकी लोक जागरूकता करेगी। सेक्शन 109 मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ दिस एक्ट। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस एक्ट को लागू कराने का काम किसके पास है? मॉनिटर करने का काम किसके पास है? कौन निगरानी करेगा? तो स्टूडेंट इसकी निगरानी की जाएगी नेशनल कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा या स्टेट कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा, जो कि आपके बनाए जाते हैं प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स एक्ट के अंदर। प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स के एक्ट के अंदर आपके नेशनल कमीशन और स्टेट कमिश्नर बनाए जाते हैं जो इनकी मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट आपकी पेश की जाएगी। सेक्शन 110 पावर टू मेक रूल्स किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेक्शन 111 रिपील किसको करेगा? जेजे एक्ट 2000 को रिपील कर दिया है। सेक्शन 112 रिमूव डिफिकल्टी किसके पास है? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंडमार्क केसेस। जेजे एक्ट रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क केसेस है हम आपके इसमें लेक्चर में कवर कर लेते हैं। ठीक है, पहला है केस नंबर 1, शीला बलसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शीला बलसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का केस है आपका। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा? इन्होंने बनाया आपका चिल्ड्रन कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट ने आपके चिल्ड्रन कोर्ट बनाए जो आपके मामले देखेंगे। ठीक है, और ये ट्रायल कब तक खत्म कर देंगे? 3 महीने तक आपका ट्रायल को ऐड कर देंगे और मामले को पूरा खत्म कर देंगे 6 महीने तक। शीला बलसे केस में हमने क्या बनाया? चाइल्ड कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट की। अगला केस आपका इंपॉर्टेंट है, प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2005। प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में क्या कहा गया? ये कहा गया कि जुवेनाइल की एज किस दिन देखी जाएगी? किस दिन आप मानेंगे कि वो पर्सन आपका बच्चा है? ठीक है, आप जब जेजे एक्ट में एज देखेंगे तो कौन सी तारीख की एज आप देखेंगे? जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ है उस डेट हम देखेंगे कि क्या वो व्यक्ति आपका बच्चा था या वो अडल्ट था। ठीक है, ये देखा जाएगा आपके जिस दिन ऑफेंस हुआ है उस तारीख को। केस नंबर 3, हरी राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या कहा गया? इसमें हमने जुवेनाइल की अलग अलग एज बताई थी। 1986 के मामले में 16 साल थी, 2000 में 18 ईयर्स हो गई और 2005 में हमने क्या 2015 में हमने क्या कर दिया? 18 साल के जनों को हमने जुवेनाइल आपका माना। ओके, 1986 में 16 साल थी, 2000 के एक्ट के अंदर हमने 18 साल कर दी बच्चे की, जुवेनाइल कहा गया, और 2015 में भी 18 साल के बच्चे को ही जुवेनाइल कहा जाता है। अगला है आपका चैप्टर केस नंबर 4, जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013। डेटरमाइन ऑफ एज कैसे करेंगे? डेटर्मिनेशन ऑफ एज अर्लियर पॉसिबल पॉइंट पे किया जाएगा। ठीक है, जिस दिन आपको डाउट हुआ है कि बच्चे की उम्र क्या है उसी दिन ही आप क्या कर लेंगे? बच्चे की एज निर्धारित कर लेंगे। मतलब अर्लीस्ट, सबसे पहले आपको बच्चे की एज ही निर्धारित करनी है। लेटेस्ट स्टेज पर भी प्लीड कर सकते हैं। जिस दिन ऑफेंस हुआ है तो माइनर था, अगर आपने ये प्ली किया है, अगर आपने ये प्ली किया है कि क्या प्ली किया है आपने कि जो बच्चे की आयु है, एक सेकेंड, अगर आपने ये प्ली किया है कि जो बच्चे की आयु है आपकी वो ऑफेंस के टाइम क्या थी? ऑफेंस के टाइम आप माइनर थे, तो आप ये लेटेस्ट स्टेज में भी ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट स्टेज में भी आप ये क्लेम कर सकते हैं। अगला है आपका केस नंबर 5, संपूर्णा बेरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। संपूर्णा बेरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा जेजे एक्ट का? ये गाइडलाइंस दी गई थी। जेजे एक्ट को आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसकी गाइडलाइंस आपको संपूर्णा बेरुआ मामले में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट केस है आपका जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इंपॉर्टेंट केस, हाउ टू डिटरमाइन एज। आप एज कैसे डिटरमाइन करेंगे? पोक्सो में एज कैसे डिटरमाइन की जाती है? तो जो जेजे एक्ट का प्रोसीजर है एज डिटरमाइन करने का वही यूज किया जाएगा। अगर पोक्सो के मामले में आपको बच्चे की आयु डिसाइड करनी है तो जेजे एक्ट में जैसे आप एज डिसाइड करते हैं वैसी एज आप डिसाइड करेंगे पोक्सो के मामले में भी। अगला है आपका केस नंबर 7, सलील बली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया? एज ऑफ चाइल्ड क्या है? इज 18 बट चैलेंज एज 16। तो लेजिस्लेटर ने अप्लाई किया कि बच्चे की चाइल्ड एज क्या है? शुड बी 18। ठीक है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस राजू।
निर्भया केस, डॉक्टर सुब्रमण्यम वैसे राजू, निर्भया केस, एज ऑफ जुवेनाइल, लुकिंग ग्रेविटी एंड ग्रेव ऑफ ऑफेंस। इसमें क्या था कि हमने क्या किया, एज ऑफ जुवेनाइल अगर आपकी 18 ईयर्स थी तो इसके बाद से ये कहा गया कि अगर बच्चा 16 साल का भी है, 16 साल का है कि तो हम देखेंगे कि वो कितना ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस उसने किया है, कितना गंभीर अपराध उसने किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। भले ही बच्चा आपका 16 वर्ष का है, लेकिन हम देखेंगे कि कितनी उसने ग्रीवियस ऑफेंस किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वसी राजू। केस 9, विनोद कतरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जेल में बच्चे को रखा गया है हराश क्रिमिनल के साथ, वॉयलेशन ऑफ हिज राइट। अगर बच्चा है, बच्चे को आपने किसी ऐसे क्रिमिनल के साथ रखा है जो कि बहुत ज्यादा हराश नेचर का है, गंभीर अपराध कोई व्यक्ति करके आया, उसके साथ आपने बच्चे को रख दिया है, तो बच्चे पे भी कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इससे बच्चे की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी हार्म हो रही है, तो हमें क्या ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप अलग अलग कोर्स बनाइए, बच्चे के लिए अलग बनाइए और अडल्ट के लिए अलग कोर्स बनाइए। अगला है बेरोन चंद्रा ठाकुर वर्सेस मास्टर बोला। प्रीलिमिनरी असेसमेंट करनी आवश्यक है, प्रीलिमिनरी असेसमेंट करनी आवश्यक है, ये देखना आवश्यक है कि 16 साल का बच्चा अगर है तो उसकी क्या मेंटालिटी थी जब उसने क्राइम किया, ठीक है, फिजिकली और मेंटली उसकी क्या मेंटालिटी थी जब उसने क्राइम किया, तो ये बात की जांच आपको करनी है। लास्ट केस, अजीत गुज्जर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मे वर्ड को शेल की तरह ट्रीट किया जाएगा। जब आप प्रीलिमिनरी असेसमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चिल्ड्रन कोर्ट्स का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रंस कोर्ट का जब आपने सेक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो मे वर्ड है उसको शेल की तरह आप ट्रीट करेंगे कि कंपलसरी है, अगर बच्चा आपका 16 साल से ज्यादा का है तो आप प्रीलिमिनरी असेसमेंट करें, वो कंपलसरी है, और जो वहाँ पे आपके ऑफेंसेस दिए गए उसके अकॉर्डिंग भी आपको सजा चिल्ड्रन कोर्ट ही देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर द क्लास। आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। जेजे एक्ट कंप्लीट हो गया है आपका, केस लॉज भी हमने कवर कर लिया। आप दोबारा से केस लॉज को वीडियो पोस्ट करके पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास।